की ये महासंग्राम क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, जब आप लोग अपने बीए के 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होता है। तो आज की वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम कराने वाली है। तो हम लोग लगातार हर एक सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। देखिए, जब दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वही तुलनात्मक राजनीति होती है या तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किस पद्धति पर आधारित है। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति है वो तुलनात्मक पद्धति पर ही आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति में पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईस्टन ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य बल किस पर है। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति है उसका मुख्य बल व्यवहारिक पक्ष पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वैज्ञानिक। यानी तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति किस युग की देन है। तो आधुनिक युग की ही देन है आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आधुनिक युग। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्रमुख रूप से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र किन विषयों तक सीमित है। तो देखिए, केवल राज्य व्यवस्था तक, ऑप्शन नंबर बी है केवल सरकार तक, या समस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक, या केवल संविधान तक। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो समस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किन इकाइयों की तुलना करती है। तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो देश, क्षेत्र, राजनीतिक प्रणाली, इन सभी इकाइयों की तुलना करती है। इन सभी की मतलब तुलना की जाती है अदर देश से, अदर क्षेत्र से, अदर राजनीतिक प्रणाली से। तो सभी इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सभी देश, क्षेत्र, राजनीतिक प्रणाली सभी से तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किन कारकों को शामिल करता है। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी कारकों को शामिल करता है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। मतलब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पे मतलब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति में किस प्रकार का डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए, समाजशास्त्र से भी कुछ तुलनात्मक राजनीति का संबंध है, अर्थशास्त्र से भी है, इतिहास से भी है। जीव विज्ञान से तुलनात्मक राजनीति का कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किनका उपयोग किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में सांख्यिकीय विधि, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि मतलब सभी का उपयोग किया जाता है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किन संस्थाओं पर केंद्रित है। तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी पर केंद्रित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किन सिद्धांतों का विकास करती है? तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो सामान्य सिद्धांत और विशेष सिद्धांत दोनों सिद्धांतों का विकास करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कितना व्यापक है? तो देखिए जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, संपूर्ण विश्व तक मतलब इसका क्षेत्र है, मतलब सभी देश की राजनीति व्यवस्था से, वहाँ की शासन प्रणाली से इसका तुलना की जाती है। जो तो इसका राइट आंसर आपका होगा संपूर्ण विश्व तक राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का व्यवहारिक उपयोग किसमें है? तो देखिए नीति निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव, ऑप्शन नंबर सी है जनमत निर्माण। तो तुलनात्मक राजनीति का जो व्यवहारिक उपयोग है वो इन सभी में, नीति निर्माण में भी है, चुनाव में भी है, जनमत निर्माण में भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किसे सुदृढ़ बनाता है? तो देखिए लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का उपयोग किस क्षेत्र में सहायक है? तो देखिए तुलनात्मक राजनीति का उपयोग नीति विश्लेषण, शासन सुधार, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक विकास, इन सभी में सहायक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति से क्या प्राप्त होता है? तो राजनीतिक समानताओं और भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त होता है तुलनात्मक राजनीति से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किसे समझने में मदद करता है? तो देखिए केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है तुलनात्मक राजनीति, केवल स्थानीय मुद्दों को, केवल आर्थिक मुद्दों को, केवल ऐतिहासिक संदर्भ में इनको समझने में कोई मदद नहीं करता। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वैश्विक राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किसकी समझ को गहराता है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सरकार के कार्यों की, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक संस्कृति की, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक परिवर्तन की, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति सरकार के कार्यों की, राजनीतिक संस्कृति की और राजनीतिक परिवर्तन की समझ को मतलब गहरा बनाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का एक प्रमुख उपयोग क्या है? तो अन्य देशों से सीखना कि इस देश की राजनीति व्यवस्था में क्या है, तो इस देश की राजनीति व्यवस्था में क्या है, तो हमारे यहाँ क्या है, तो अन्य देशों से सीखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से क्या प्रोत्साहन मिलता है? तो राजनीतिक स्थिरता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति की नींव किसने रखी थी? तो अरस्तु ने रखी थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत कब हुई? तो तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति में सबसे अधिक प्रयोग कौन सी विधि का होता है? तो तुलनात्मक विधि का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसमें, क्योंकि तुलना ही तो की जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक अध्ययन का केंद्र क्या है? तो व्यवहार और प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति का उपयोग किस अध्ययन में नहीं होता? तो देखिए संविधान में भी तुलनात्मक राजनीति का मतलब अध्ययन किया जाता है, संविधान के क्षेत्र में भी, समाज में भी और चुनाव में भी, साहित्य में नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किसे बढ़ावा देती है? तो वैश्विक समझ को तुलनात्मक राजनीति बढ़ावा देती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति किस दृष्टिकोण को अपनाती है? तो जो तुलनात्मक राजनीति है वो वैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण को अपनाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का महत्व किसके लिए अधिक है? देखिए, नीति निर्माण और शोधकर्ताओं के लिए तुलनात्मक राजनीति का महत्व मतलब ज्यादा अधिक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति से क्या प्रोत्साहित होता है? तो तुलनात्मक राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ प्रोत्साहित होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों उपयोगी है? तो देखिए, इसका अध्ययन क्यों उपयोगी है तुलनात्मक राजनीति का? तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, यह देशों के बीच राजनीतिक प्रणालियों की समानताओं और अंतरों को उजागर करता है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन मतलब उपयोगी है, मतलब कि दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली और समानताएं, क्या समानता है क्या अंतर है, उनको उजागर करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए, पूंजीवाद के बारे में पूरी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, पूंजीवाद क्या है? देखिए, पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। देखिए, जो पूंजीवाद है वो उदारवादी विचारधारा का एक आर्थिक आयाम है जो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। इसी के नाते यह खुली प्रतियोगिता और खुले बाजार पर बल देता है, जिसमें राज्य की भूमिका नगण्य होती है, यानी व्यक्ति स्वयं की पूंजी लगा के अपना उद्योग धंधे स्थापित करता है। तो देखिए, पूंजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, निजी संपत्ति का अधिकार, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद की आर्थिक प्रणाली का आधार क्या है? तो देखिए, प्रतियोगिता और लाभ, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र का मूल मूल्य क्या है? तो उदार लोकतंत्र का मूल मूल्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद की आलोचना किस विचारक ने की थी? तो देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे वो पूंजीवाद के विरोधी थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब पे वीडियोस अपलोड है, आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपका जो 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1 है, उसकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट तो अपलोड है ही, और जो आपका पेपर नंबर 2 है उसकी भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, सभी यूनिट पे वीडियोस आ रही हैं, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदार लोकतंत्र की वैचारिक नींव किस पर आधारित है? तो देखिए, जो ये उदार लोकतंत्र है उसकी नींव स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की संकल्पना किसने दी थी? तो एडम स्मिथ ने दी थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ये उदार लोकतंत्र है उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और जन कल्याण है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवाद किस आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? तो जो ये पूंजीवाद है वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, उदार लोकतंत्र में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को उदार लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का एक प्रमुख गुण क्या है? तो जो ये पूंजीवाद है इसका एक प्रमुख गुण है कि प्रतियोगिता और व्यक्तिगत लाभ, क्योंकि व्यक्ति जो होता है अपनी निजी संपत्ति से अपने उद्योग धंधे स्थापित करता है, तो उसका व्यक्तिगत स्वयं का लाभ होता है। जितना ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट बनाएगा, जितनी ज़्यादा सेल करेगा उसका स्वयं का लाभ होगा, तो इसमें प्रतियोगिता भी चलती रहती है और व्यक्तिगत लाभ भी इसका प्रमुख गुण है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र में राज्य की भूमिका कैसी होती है? तो उदार लोकतंत्र में राज्य की भूमिका सीमित होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का विरोध किस प्रणाली ने किया? तो पूंजीवाद का विरोध समाजवादी यानी समाजवाद प्रणाली ने किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र किस विचारधारा से प्रेरित है? तो ये मानवतावाद विचारधारा से प्रेरित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो जो ये पूंजीवाद है इसका प्रमुख लक्ष्य है कि अधिकतम लाभ कमाना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप लोग पूंजीवाद वाले टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो पूंजीवाद से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
इसलिए आप लोग 1 से लेकर जो 8 तक की यूनिट होती है सभी सब्जेक्ट में उसको पढ़ लिया कीजिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी समाज में वर्ग विभाजन का कारण क्या है? तो देखिए निजी संपत्ति, क्योंकि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है वही लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर पाते हैं, और फिर जो मजदूर क्या होता है सिर्फ मजदूरी करते हैं और उनके अपनी मजदूरी के इतना ही बस उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें पूंजीवादी समाज में 2 वर्ग बन जाता है, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। तो इसी के खिलाफ तो है कार्ल मार्क्स, क्योंकि वो पूंजीवाद के खिलाफ है। तो देखिए पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन का कारण क्या है? निजी संपत्ति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो आर्थिक असमानता बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पूंजीवाद समाज में आर्थिक असमानता हो जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद में समानता क्या है? तो देखिए इनमें जो समानता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देता है, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो समाजवाद है उसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक समानता स्थापित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, समाजवाद की मूल भावना क्या है? तो देखिए जो समाजवाद है उसकी मूल भावना है कि समानता और सहयोग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए समाजवाद होता क्या है? देखिए ये पूंजीवाद का पूरी तरह से अपोजिट होता है। देखिए पूंजीवाद में व्यक्ति अपने निजी संपत्ति से उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, लेकिन जो ये समाजवाद होता है, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, कारखाना तथा विपणन में सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवाद कहते हैं। इस व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। तो समाजवाद पे वीडियोस अपलोड है, आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आपकी यूनिट नंबर 3 में तो पढ़ना है कि समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली। तो वीडियो अपलोड है, चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो देखिए राज्य या समाज के पास होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए समान अवसर, इसमें सबको समान अवसर मिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद किस विचारधारा का विरोध करता है? तो देखिए ये पूंजीवाद विचारधारा का विरोध करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जो समाजवादी राज्य उसका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक समानता और समाज में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में निर्णय किसके हित में लिए जाते हैं? तो जनता के हित में लिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए इसमें समान अवसर और सामाजिक चेतना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में मजदूरों की स्थिति कैसी होती है? तो इसमें मजदूरों की स्थिति समान और सम्मानजनक होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का नारा सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार किसने दिया? तो ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जब भी मतलब ये समाजवाद की बात आती है तो कार्ल मार्क्स का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये हमेशा से पूंजीवाद के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य किस प्रकार का शासन होता है? तो समाजवादी राज्य जो होता है वर्ग विहीन शासन होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में सरकार की भूमिका कैसी होती है? तो सक्रिय और कल्याणकारी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में कौन सी व्यवस्था नहीं होती? तो जो समाजवादी राज्य है उसमें वर्ग भेद की व्यवस्था नहीं होती। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए जो समाजवादी व्यवस्था होती है इसमें सामूहिक स्वामित्व होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका समाजवादी जो विचारधारा है इसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार समाजवाद के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो साम्यवाद आती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में मुख्य बल किस पर दिया जाता है? तो सामाजिक न्याय और समानता पर बल दिया जाता है समाजवादी राज्य में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में समाजवाद का सिद्धांत निहित है? तो देखिए, समाजवाद की बात संविधान में प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में की गई थी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों, जैसे ए, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, दोनों ए और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का मुख्य आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य आर्थिक सिद्धांत है समाजवाद का वो है नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी राज्य में श्रमिक वर्ग को क्या माना जाता है? तो राज्य का आधार माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, जो ये ब्रिटिश का संविधान होता है वो अलिखित होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश के संविधान का स्वरूप जो है वो अलिखित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान की सर्वोच्चता किसकी मानी जाती है? तो संसद की मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि संसदीय प्रणाली है वहां पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, ब्रिटिश संविधान से भी संबंधित पूरी वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में राजा या रानी की स्थिति कैसी होती है? तो नाम मात्र प्रमुख होते हैं जो राजा या रानी ब्रिटिश में होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद में कितने सदन है? तो देखिए, ब्रिटिश संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राजा या रानी करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान किस प्रकार का है? तो जो ब्रिटिश का संविधान है वो लचीला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान की मूल भावना किस पर आधारित होती है? तो विधि का शासन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन क्या है? देखिए, विधि के शासन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो ब्रिटिश कानून है सभी के ऊपर समान लागू होगा, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति हो, राजा हो, किसान हो या सिपाही हो, सभी लोग एक ही कानून की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कानून नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार ब्रिटिश में कानून का शासन होता है, तो वही होता है विधि का शासन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद का निचला सदन कौन सा है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में कानून का शासन किसने प्रतिपादित किया था? तो ए.वी. डाइस ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही वास्तविक प्रमुख होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो देखिए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान किसके उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए, ब्रिटिश में एकात्मक संविधान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो मंत्री परिषद है हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान की सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो देखिए, विधि का शासन ये सबसे पुरानी परंपरा है ब्रिटिश संविधान की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में राज्य प्रमुख कौन होता है? तो राज्य प्रमुख जो होते हैं वो राजा या रानी होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रणाली में मंत्री परिषद को पद पर बने रहने के लिए किसका विश्वास आवश्यक है? तो हाउस ऑफ कॉमन का विश्वास आवश्यक है मंत्री परिषद को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश न्यायपालिका को कौन सा अधिकार नहीं है? तो जो ब्रिटिश की न्यायपालिका उसको संसद के कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 में लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान किस प्रकार का है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है और
ब्रिटिश संविधान और लिखित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में शासन प्रणाली कैसी है? तो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन करते हैं। तो अमेरिका में शासन प्रणाली कैसी है? राष्ट्रपति शासन, तो आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की विधायिका को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सीनेट क्या है, प्रतिनिधि सभा क्या है, इन सब पे वीडियोस अपलोड है, तो चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति किसके माध्यम से चुना जाता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुना जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो देखिए जो अमेरिका का संविधान है वो बहुत ही छोटा संविधान है, तो वहाँ उसमें टोटल 7 अनुच्छेद है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो डुअल सिस्टम यानी द्विस्तरीय, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनकी पुष्टि कौन करता है? तो सीनेट करती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो साम्यवाद विचारधारा पर आधारित है चीन की राजनीतिक व्यवस्था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? तो चीन में एक दलीय प्रणाली है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की एकमात्र मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो वहाँ पे जो एक ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है और उसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में सर्वोच्च राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन में सर्वोच्च राजनीतिक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक देश दो व्यवस्था यानी 1 कंट्री 2 सिस्टम नीति किसने प्रस्तावित की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डेंग जियाओपिंग ने की थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक देश दो व्यवस्था नीति किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो हांगकांग और मकाऊ में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में चीन में सर्वोच्च विधान संस्था कौन सी है? तो चीन में जो सर्वोच्च विधान संस्था है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन के संविधान का नवीनतम संशोधन कब हुआ था? तो सन 2018 में हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है, तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसका अर्थ है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? तो देखिए स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख साधन है? तो जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख साधन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनमत संग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जनमत संग्रह का उपयोग किसी कानून या संशोधन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन है? तो स्विट्जरलैंड में 26 कैंटन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड का संविधान कब लागू हुआ था? तो स्विट्जरलैंड का संविधान 1884 में लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली कहा जाता है स्विट्जरलैंड की संसद को, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की संसद
कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2 सदनों से मिलकर बनी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो देखिए नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल। स्विट्जरलैंड के संसद के 2 सदन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे दिया है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकें। आपके पेपर नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत, उस पर भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो।